हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग फायर। और यहाँ मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाकर पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल इंग्लिश में ही समझाऊंगी बिकॉज वो ही करेक्ट वे है, लेकिन फिलोसफी और साइकोलॉजी में मैं हिंदी भी यूज़ करूँगी बिकॉज वो ज़रूरी है हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बाकी ऑडियंस शायद इंग्लिश लिटरेचर की ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चरवाक फिलोसफी के बारे में। ये एक बहुत ही सभ्य फिलॉसफी है हमारे इंडिया की और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिलॉसफी है। और ये फर्स्ट मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है हमारे इंडिया की, जिसने हमें कह सकते हैं अंधविश्वास से निकाला, रिचुअलिस्टिक चीज़ों से निकाला। हर रिलीजन कहता था ये फॉलो करो और लोग काफ़ी हद तक मानते थे। मगर चरवाक फिलॉसफी कहती थी कि क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो करनी है? क्या वो सच में सच है? और वो हमें क्वेश्चन करना सिखाती थी। तो चलिए पढ़ते हैं। चार्वाक फिलॉसफी में इस स्लाइड में इस कंटेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू चार्वाक फिलॉसफी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्या कोर बिलीव्स थे उनके। वो कैसे ब्रह्मांड को देखते थे, व्यू ऑन द यूनिवर्स। और इसमें हम इसे कनेक्ट करेंगे एथिक्स एंड मोरालिटी से, क्योंकि हमें पता है ये हमारी फिलॉसफी है। क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, क्या राय थी चार्वाक फिलॉसफी वाले लोगों की रिलीजन के बारे में, और क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इंडियन सोसाइटी के लिए फिलॉसफी से रिलेटेड। और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट चरवाका और लोगों ने इनको क्या क्रिटिसाइज किया। और फिर कंक्लूजन। तो चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। चरवाका, एंशिएंट इंडियन स्कूल ऑफ मटेरियलिस्टिक एंड हीडनिस्टिक फिलोसफी। तो जो चरवाक थी वो बहुत पुरानी मटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी। ठीक है, मटेरियलिस्टिक मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ चीजों से मतलब हो। जैसे कि कोई भी चीज़ जो पैसों से खरीदी जा सकती है, हम उसको मटेरियलिज़्म में बोल सकते हैं। कंपैरेटिव जिसको हम कहते हैं कि यार उसके पास ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक, मटेरियल से हमें मतलब होता है। तो जो चरवाक फिलॉसफी है वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। ये लोकायता मीनिंग वर्ल्डली और पॉपुलर से भी जानी जाती है। मतलब कि इनका मानना ये था कि हमें दूसरा हमने जहाँ नहीं देखा, तो हम क्यों उस पे भरोसा करें? अभी वाली ज़िंदगी क्यों अच्छे से नहीं जिएँ? तो इसको हम लोकायता और वर्ल्डली और पॉपुलर से भी जानते हैं। और ये फ्लरिश्ड हुई थी अराउंड 600 बीसी एज़ अ काउंटर टू वैदिक ट्रेडिशन। यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन लिखा है, लेकिन इस वक्त बुद्धिज्म और जैनिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे इंडिया में। और इन सबको वो देख के चार्वाक फिलॉसफी देख रही थी और देख रही थी कि ये लोग कितना रिचुअलिस्टिक फिलॉसफीज को प्रमोट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये मानो, कोई कह रहा है वो माने, तो लोग क्या माने? तो इन्होंने बियॉन्ड रिलीजन्स के सोचा कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है, या ये सिर्फ डर से अपना धंधा चला रहे हैं। क्या इसमें से कुछ भी सच है? ये मैं नहीं कह रही, ये फिलॉसफी कहती है चार्वाक की। तो इनका मानना था कि जो नहीं देखा उस पे भरोसा मत करो, ब्लाइंड फेथ मत बनाओ, क्वेश्चन करो हर चीज़ को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फाउंडेड बाय चरवाका। अब यहाँ पर कहते हैं कि या तो उनका नाम चरवाका था या फिर कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति एक सेंट या सेज थे, उन्होंने चरवाक फिलॉसफी को जन्म दिया। यहाँ पर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मेंशन्ड इन टेक्स्ट लाइक द महाभारत, रामायण एंड बुद्धिस्ट वर्क्स, नोन एज द फर्स्ट इंडियन मटेरियलिस्टिक सिस्टम। इसकी पर्टिकुलरली खुद की कोई बुक्स या कुछ पेपर्स ऐसे एज सच नहीं मिले हैं। ये क्रिटिसिज्म से हमें पता चला कि चरवाक फिलॉसफी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी। और ये चरवाक फिलॉसफी उस वक़्त सबसे ज़्यादा टारगेट करती थी वैदिक ट्रेडिशन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक होते थे। बुद्धिस्ट और जो हमारे जैनिस्ट राइटिंग्स हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मिला है देखने को क्रिटिसिज़्म फॉर चरवाक फिलॉसफी के ये मतलब बहुत ज़्यादा ही सोचते थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। चरवाक फिलॉसफी में भी ये दूर का तो सिखाते थे, लेकिन उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में सोचा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको बताऊँगी। तो हम इनके कोर बिलीव्स क्या थे? तो ये सोचते थे कि परसेप्शन जो तुम्हें लगता है, वो ही मानो। प्रत्यक्षा यानी ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इनका मानना था कि उस फैक्ट को फैक्ट मानो जो फैक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सूरज रोज़ निकलता है, वो स्टार्टिंग से निकलता है और वो अंत तक निकलेगा। ये सच है। मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट्स को फैक्ट्स मानते थे। ये नॉर्मल जो तुमने कह दिया कि भाई ऐसा होगा, इस रिलीजन के हिसाब से ऐसा होगा, उसे नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि जो सच है वो ही सच हो। रिजेक्शन ऑफ इन्फरेंस, अनुमान, टेस्टिमनी। ये ना रिचुअलिस्टिक चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इन चीज़ों को रिजेक्ट करते थे कि भाई इस आग के सामने ये प्रार्थना करोगे तो ये मानी जाएगी, मान्यता हो जाएगी, नहीं मानते थे। मतलब ये इन चीज़ों में नहीं मानते थे। डिनायल ऑफ सोल, ये कहते थे कि कोई सोल वोल नहीं है, कोई कॉन्शसनेस नहीं है। इस दुनिया में आए हो चले जाओगे। मतलब ये उसको मानते ही नहीं थे। ये नहीं मानते थे कर्मा और रीबर्थ को, हेवन एंड हेल को। ये कहते थे जो हमने नहीं देखा हम उसे क्यों माने? ठीक है। हालाँकि यहाँ एक चीज़ ये आती है कि क्या तुमने अपना दिमाग देखा है? कि तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर है? क्योंकि सिटी स्कैन से ये वाली चीज़ें। ब मगर चरवाक कहते हैं कि हमने नहीं देखा कि कर्मा और रिवर्स होता है तो हम क्यों माने? हमने नहीं देखा कि जन्नत या दोज़ख, या हम कह सकते हैं कि हेवन और हेल जो हमारी है वो एग्ज़िस्ट करती है। तो ये नहीं मानते थे, कहते थे नहीं करती है, ये लोगों की बनाई हुई चीज़ है। ये कैसे ब्रह्मांड को देखते थे? तो व्यू ऑन यूनिवर्स, यूनिवर्स को देखते थे ये 4 तत्वों से बना हुआ, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है? और ये मानते थे कि कॉन्शसनेस जो है वो बॉडी का ही बाय प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम वाइन।
जैसे नशा होता है शराब से, मतलब वो हो जाता है बस। ये कुछ सोल-वोल को नहीं मानते थे। ये समझते थे कि जो बॉडी है भाई, अगर बॉडी है तो उसमें जान होगी। तो ये बताओ कि मरे हुए इंसान में जान क्यों नहीं होती? खैर, ये मानते थे कि नो क्रिएटर गॉड, द वर्ल्ड इज़ सेल्फ एक्जिस्टेंट, मतलब कोई क्रिएटर नहीं है, ये दुनिया खुद ही बनी है। अगर ये खुद बनी होती, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे कैसे होते? इनकी चीज़ों पे भी काफ़ी सवाल उठाने वाले हैं, जिसका इनके पास भी कोई जवाब नहीं। और मैं काफ़ी ढूँढा भी मैंने, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की। फिर अंत में मुझे जाके मिला कि हर आंसर चरवाहा फिलॉसफी के पास तो नहीं है। अगर आपने कोई फिलॉसफी रिलिजन के अगेंस्ट डाली है, तो आई थिंक लोगों को उसकी मतलब क्यों मैं अपना चीज़ छोड़ के आपकी तरफ आऊँ? आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़्ड एक चीज़ होनी चाहिए कि नहीं देखो इसलिए आपके पास सिर्फ़ उतने ही तर्क जितने आप ढूँढ सके, उन चीज़ों से बचने के लिए। मगर सच्चाई मुझे नहीं लगता कि आपको भी पता है। ये मैं चरवाक फिलॉसफी के लिए कह रही हूँ। द वर्ल्ड इज़ सेल्फ एक्जिस्टेंट, तो इसकी कोई थ्योरी देते कि कैसे है फिर? खैर, एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स इनके प्लेज़र सेंटर्ड थे। एम ऑफ लाइफ़ क्या था? एन्जॉयमेंट अभी और नाउ। अभी की चिंता रखो, बाद की चिंता मत करो। जो नहीं देखा उसकी कोई फ़िक्र नहीं करो। जो है उसको जियो। ये इनका एक बहुत फ़ेमस कोट है कि जब तक तुम रहते हो बहुत खुश रहो। अगर भीख माँग के भी लेना पड़े या उधार भी लेना पड़े तो ले लो, लेकिन घी पियो। घी पियो यहाँ पर इस सेंस में है कि मतलब खुश रहो, पैसे उड़ाओ। कोई मतलब नहीं है कि तुम किसी का दिल दुखा रहे हो। इन इन चीज़ों से कुछ नहीं है, ठीक है? कोई आपको रिचुअल्स फ़ॉलो नहीं करने, कोई आपको किसी की बात नहीं माननी, किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी की ब कोई बात नहीं माननी आपको, आप अपनी मर्ज़ी से रहें, कोई सैक्रिफाइसेस फ़ॉलो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे सोसाइटी चलने लगी, इतना अपनी सेल्फिशलेसली, तो फिर एक सोसाइटी, एक कल्चर कैसे बनेगा? कोई किसी का क्यों ही सोचेगा? तो यहाँ पर भी मैंने बहुत जानना चाहा चरवाक फिलॉसफी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नो फिलॉसफी इज़ परफेक्ट, मतलब मैंने बहुत रिसर्च की ना, तो मगर आंसर्स कुछ ख़ास मुझे मिले नहीं एज़ सच चरवाक फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा गया कि अ, हर चीज़ तो सबको नहीं पता है और एथिक्स एंड मोरालिटी के अंडर, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं ये किसी भी एंगल से एथिक्स एंड मोरालिटी को मैच ऑलरेडी कर ही नहीं रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एथिक्स एंड मोरालिटी के अंदर रह के चरवाक फिलॉसफी को फ़ॉलो करें? चरवाक फिलॉसफी की कुछ अच्छी चीज़ें आप ये ले सकते हैं कि हाँ, हर चीज़ को क्वेश्चन आप करें, लेकिन ब्लाइंडली क्वेश्चन भी ना करें। कुछ चीज़ों की आप फिर अगर आप इतने खुले माइंड से बोल रहे हैं, तो खुले माइंड से देखना भी चालू करें कि अगर ये चीज़ इस चीज़ की सही है, तो फिर मैं ये लूँगा। चाहे वो किसी भी रिलिजन से हो। आप सही चीज़ के पीछे हैं, रिलिजन के पीछे नहीं। तो उसको अच्छे से जानें, बियॉन्ड द सर्फेस देखें फिर मेरे हिसाब से। क्रिटिसिज़्म ऑफ रिलिजन। इन्होंने बहुत ज़्यादा वैदिक रिचुअल्स को वेस्टफुल कहा और डिसेप्टिव कहा। कहा कि ये जो भी रिचुअल्स हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ये सब झूठे हैं। एक बहुत ही फेमस एक स्टोरी भी है चरवाक फिलॉसफी के। कहते हैं कि एक सेज हुआ करते थे जो कहते थे कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। उनके अंदर बहुत ईगो थी। बहुत ज़्यादा ईगो थी। तो चरवाक एक सेंट थे, कुछ लोग थे ना, तो उन्होंने कहा, "अच्छा, आप चल सकते हैं?" तो उन्होंने कहा, "हाँ।" तो वो बाबा जी ने क्या किया, अपनी वेन्यू बता दी कि, "हाँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ, इस नदी पे चल सकता हूँ, यहाँ-यहाँ आ जाना।" तो उसने सोचा कि ये मुझसे मुझे मैं ये तो अगर चल सकते हैं, तो किसी भी वाटर बॉडी पे चल के दिखाएँ, उसी जगह क्यों? तो उसने क्या किया, वो गया और उसने जाकर उस जो भी लेक था ना, उसमें और गड्ढा खोद दिया जाकर, ठीक है? और दूसरे दिन सबको बुला लिया कि, "देखो, बाबा जी चल के दिखाएँगे।" वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि, "हाँ, हाँ, मैं चल के दिखाऊँगा।" वो जैसे ही चले, चलते गए और थोड़ी देर बाद अंदर गिर गए और फिर उनका कोई अता-पता नहीं है, पता नहीं कि वो निकले या नहीं निकले। तो उस इंसान ने ये सिखाया कि देखो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ये जो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सच हो। क्या पता ये अपने स्वार्थ के लिए भी बहुत चीज़ें कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे उसने डेमोंस्ट्रेशन दिया कि देखो एम्पिरिकली सोचो, ठीक है? चीज़ें जो ऐसे देखा तो उसमें प्रैक्टिकल चीज़ थी, अप्रोच थी, लॉजिक था, तो लोगों ने मानी उसकी बात, ठीक है? तो ऐसे ही इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया प्रीस्ट को कि ये डर से धंधा चलाते हैं अपना, ये अपने आप को गेन कर रहे हैं क्योंकि भगवान के पास चंदा नहीं जा रहा, चंदा आखिरकार कौन यूज़ कर रहा है? क्वेश्चन्स उठाए रिलिजन पे। और धर्म, मोक्ष और हेवन को इन्होंने झूठ देखा। फैब्रिकेशंस यानी झूठ देखना किसी चीज़ को, यानी कि कोई मोक्ष एक्सिस्ट नहीं करता, कोई जन्नत नहीं होती या कोई हेवन नहीं होती, कोई स्वर्ग नहीं है ना? तो ऐसे इन्होंने बोला। इनके क्या कॉन्ट्रिब्यूशंस थे? तो ये जो है चरवाक फिलॉसफी जो है, इन्होंने क्वेश्चन करना सिखाया इंडिया को। स्केप्टिक स्कूल ऑफ थॉट है ये इंडिया के, ठीक है? फर्स्ट रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट यानी किसी भी चीज़ को ऐसे सोचना, लॉजिक से सोचना, लॉजिक लगा के सोचना कि क्या जो ये कह रहे हैं ये सच है कि ये मैं इसी में पैदा हुई हूँ, इसी धर्म में तो मैं यही फॉलो करूँगी, नहीं। नो। मैं देखूँगी अपने हिसाब से, अगर मुझे कन्फ्यूज़न है हर चीज़ को देखूँगी कि इसमें क्या सही है और मैं सच के साथ जाऊँगी क्योंकि मुझे आखिर क्या पता है कि क्या धर्म इंसानों ने बनाया और क्या वाक़ई उसकी तरफ से है। उस यानी भगवान या गॉड या अल्लाह या जो आप मानते हैं वो। अगर आप मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी। कुछ तो होगा। प्रमोटेड फ्री थॉट एंड क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने बोला कि आप सोचो, कितनी चीज़ें होती हैं जो कहते हैं नहीं, नहीं ये मत करो, इससे वो तुम्हारा भगवान नाराज़ हो जाएगा। क्या सच में? या ये भी इंसानों की बनाई हुई है क्योंकि इंसान या सोसाइटी इस चीज़ से नाराज़ हो जाएगी, तो वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि भगवान भी नाराज़ हो जाएगा इस चीज़ से। क्या वो नहीं जानते कि भगवान इंसानों की तरह नहीं सोचता? क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुमसे कहीं ऊपर है और उसका किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो कैसे भगवान तुमसे उस चीज़ पे नाराज़ हो जाएगा, जिन चीज़ों पे इंसान नाराज़ होते हैं? बढ़ के सोचो। वो कहते हैं कि भगवान, अल्लाह या राम, रहीम या जो भी आप मानते हैं, गुरु साहिब, वाहेगुरु, वो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। वो इंसानों की तरह कभी नहीं सोचते। तो फिर
इन्होंने कहा कि ये मत करो, है ना? इन्होंने उसको क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं करें? इन्होंने इसको अच्छी एक चीज़ सबसे अच्छी चरवाक फिलॉसफी की ये है कि ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे आई गेस इनकी अप्रोच में, लेकिन इनका सिखाने ये चीज़ थी कि आप लॉजिक भी देखो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब उस वक़्त ब्राह्मण सोसाइटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम हर चीज़ हो रही थी। जबकि कास्ट सिस्टम हिंदुइज़्म में भी अगर हम पीछे जाके पढ़ें तो इसलिए नहीं दिया गया था, ठीक है? लेकिन लोगों ने उसे क्या कर लिया था, वो सिर्फ़ जो थे क्षत्रिय और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मज़े में थे और बाकी और आज भी हमारे इंडिया में ये चीज़ है, हम इस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो वो देखो आप 600 बीसी से कितना हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में बैकलैश है कि कितने साल गुज़र गए और हम आज भी उस चीज़ से खुल के उभर नहीं पाए हैं, आज भी हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एक चीज़ चरवाकों की अच्छी है कि उन्होंने क्वेश्चन करना सिखाया। हर इंसान को भगवान ने बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान कोई भी रेसिज़्म एक्ज़िस्ट नहीं कर सकता गॉड के आइज़ में, आप काले हो, गोरे हो, हर इंसान को अगर भगवान ने बनाया है तो वो कैसे अपने एक इंसान से मोहब्बत करेगा, एक से नहीं करेगा, वो सबसे मोहब्बत करता है, कास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। सब सब आप खुद सोच के देखें। तो चरवाक फिलॉसफी, ये मैं नहीं, ये चरवाक फिलॉसफी कह रही है। चरवाक फिलॉसफी कहती है कि कोई कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, कोई अथॉरिटी पे आप आंसरेबल नहीं है और इनके बाद इन्होंने कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस भी किया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को डिबेट्स के थ्रू, लाइक उनको क्वेश्चन किया। चारवाक के खुद के वर्क्स इतने ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से जो हमें मिलते हैं ना, वर्ड्स जो क्रिटिसिज्म फॉर चारवाका की वो शॉर्ट साइटेड भी काफ़ी जगह हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है। क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट चारवाका, तो इमोरल और हेडोनिस्टिक बाय ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ऑर्थोडॉक्स यानी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिलिजन्स को फॉलो करते हैं ना, मतलब मानते हैं, और हेडोनिस्टिक मतलब थोड़े एथियस्ट टाइप जो नहीं मानते हैं, ठीक है? मतलब बिलीव नहीं करते हैं गॉड पे या कोई पावर पे, ठीक है? तो इनको इमोरल कहा गया, ठीक है? और इनको कहा शॉर्ट साइटेड है, इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सच बात है कि चरवाहा कहता है कि आपको भीख माँगना पड़े, आपको कर्ज़ा लेना पड़े मगर आप खुश रहो। उसके बाद की कॉन्सिक्वेंसेस क्या? ये तो वही बात हो गई कि यार अभी तो तुम जम के तुम्हें मीठा पसंद है, जम के खा लो तुम, अच्छे से मीठा खाओ, बाद में शुगर हो जाए तो क्या? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार अभी तो मैं खा लूँगी ठीक है, लेकिन उसके बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या? क्योंकि इंसान की लाइफ़ सिर्फ़ एक चीज़ पे नहीं चलती है। इंसान को एक्शंस भी देखने पड़ते हैं, वर्ड्स भी देखने हर चीज़ देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि इंसान एक एक उसमें नहीं जी रहा है चीज़ में कि यार अब ये करूँगा, इंसान के साथ कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा होंगे। आप उसको बीट कर्मा, बीट मुकाफ़त अमाल, बीट एनीथिंग। कहते हैं ना जो करोगे आएगा। चलो इसमें तुम बिलीव नहीं करते, तो अगर हम साइकोलॉजिकली आपको बताएँ, अगर हम फिलॉसफिकली आपको बताएँ, अगर हम साइंटिफिकली आपको बताएँ कि अगर आप कहते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में भी कहते हैं कि आप जो करोगे ना वो आपके आगे आएगा। यानी आप जो 95% सोचते हो, जो आप करते हो ना दिन में, आपका सबकॉन्शियस वैसा डेवलप होता जाता है। ठीक है? इंसान को गॉड ने फिक्स नहीं बनाया कि यार तुम ऐसे ही जाओ और तुम बेवकूफ़ हो तो बेवकूफ़ रहो, नहीं। एक इंसान अपने ऊपर मेहनत करके बदल सकता है, ठीक है? तो इनको कहा ये बहुत शॉर्ट साइटेड है। ये कॉन्सिक्वेंसेज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ़ अभी-अभी का देख रहे हैं। यार अभी तो चलो चोरी कर लेते हैं, कोई भी चीज़ ये नहीं सिखाती आई नो, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल ये दे रही हूँ कि यार अभी तो चोरी कर लेते हैं, क्योंकि आप जब इस एक्सट्रीम पे जा रहे हो कि यार तुम भीख माँग लो, यार तुम उधार ले लो, वापस करने का आपको कोई फ़िक्र नहीं है। फिर आप उसको फैब्रिकेट कर रहे हो कि नहीं यार एथिक्स एंड मोरालिटी में रहना है, तो आपकी फिलॉसफी में तो बहुत गलतियाँ हैं, बहुत गड़बड़ है। इट्स जस्ट अ फिलॉसफी नॉट अ रिलिजन, आई एग्री, बट देयर इज़ नो स्ट्रक्चर्डनेस। वी कैन टेक सम पॉइंट्स कि हाँ, आप रैशनलिस्ट बनो, हाँ, आप सोचो, बट नॉट एक्ज़ैक्टली एवरीथिंग व्हिच इज़ रिटन ओवर हियर कैन बी ट्रू टू। इसमें भी आप अपना दिमाग लगाएँ, जो बात आपको गलत लगती है, आप अपने हिसाब से सोचें, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, जो आपको सही लगता है और जो आपको गलत लगता है, वो भी। तो डिक्लाइन बिकॉज़ इट लैक्ड रिटन टेक्स्ट मोस्टली प्रिजर्व्ड थ्रू क्रिटिक्स एंड राइटिंग्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बुद्धिस्ट और जो हमारे जैनिस्ट हैं, उन्होंने ही इसको जो है ना प्रिज़र्व प्रिज़र्व कहेंगे डिबेट्स, और इसमें बताया कि कितने शॉर्ट साइटेड हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा चरवाका फिलॉसफी का, कि आप अभी-अभी पर ध्यान दे रहे हो और बाद का क्या? आप मेरा एक एग्ज़ाम्पल शुगर वाला हमेशा याद रखना कि स्वीट्स हमने अभी बहुत ज़्यादा खा ली हैं और बाद में शुगर होगी, उसका क्या? और ये भी याद रखना साइकोलॉजिकली आपके आप मल्टीडिसिप्लिनरी जाएगा आपका, कि आपको नॉलेज है दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, आप हमेशा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ें। फिलॉसफी को हमेशा साइकोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ें, एक साइंटिफिक बैकग्राउंड आ जाएगा आपके पास, एक थोड़ा प्रूफ वाली चीज़, एविडेंस हो जाएगा आपके पास। तो मैं आपको दोनों तीनों एस्पेक्ट्स बताऊँगी उसके, ठीक है? अब कंक्लूजन, क्या हमें कंक्लूजन से मिलता है? तो हमें ये पता चलता है कि भाई चरवाका फिलॉसफी जो थी वो एक बहुत ही बोल्ड मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी थी और अपने वक़्त से कहीं आगे की थी, क्योंकि उस वक़्त लोग रिलिजन, रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा अ, ड्रोन थे, इन इट थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसके अंदर थे, सब जो जिसने बोल दिया वो मान लिया। लेकिन आप ये देखो कि 6th सेंचुरी में अगर हम देखें चरवाक फिलॉसफी आई, उस वक़्त ही हम अगर हिस्टोरिकली देखें बैकग्राउंड, तो उस वक़्त ही हमारे जो था बुद्धिज़्म, जैनिज़्म था, क्यों उभर के आ रहा था? क्योंकि वैदिक जो हमारी ट्रेडिशंस थे वो बहुत रिजिड हो गए थे। क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत खुश थे। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कास्ट? कितनी चीज़ें थी उस वक़्त जो प्रोमिनेंट थी, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थी, कितनी ज़्यादा। इस चीज़ से निकल-निकल के लोग आ रहे थे, वाक़ई सोच रहे थे कि क्या हमारा भगवान हमें प्यार नहीं करेगा? उसी ने तो हमें बनाया है, अगर बनाया है तो। तो बुद्धिज़्म आए, जैनिज़्म आए, लेकिन उससे भी फिर चार्वाक फिलॉसफी भी आए, उनको भी मतलब काउंटर पॉइंट किया वगैरह-वगैरह। तो आप ये देखो कि उस वक़्त चीज़ें रिजिड हो रही, ठीक है? अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो। ये चार्वाक ने क्या किया, रिचुअलिज़्म और ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन, कहते हैं ना, मतलब जो सुपरस्टिशन होता है ना कि यार नहीं, नहीं ये मत करना वरना वो हो जाएगा, रात को नेल्स मत काटना, तो इस दिन ये मत करना, तो उस दिन वो मत खाना, ये दिन ऐसा है। एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर एनी लॉजिक बिहाइंड?
रि हर दिन एक जैसा है। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को कि यार इस दिन तुम हमेशा चलो कोई अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन-वेज है, तुम यार इस दिन नॉन-वेज मत खाना। आप कोई भी लॉजिक लाओ, क्या वो लॉजिक लॉजिकल है? ये सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में फ़ॉल होंगे। क्या नहीं? क्या नहीं? बिल्कुल होंगे कि यार ये काली बिल्ली क्यों काली और सफ़ेद बिल्ली में क्या फ़र्क है? क्या उसको भगवान ने नहीं बनाया? कैसे कह सकते हो काली बिल्ली रास्ता काट गई यार अब तो मेरा दिन बन हो जाएगा? हू आर यू टू से दैट? क्या आपको लगता है वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा काले-गोरे में? क्या आप नहीं देख रहे कि आपकी सोच कितनी इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश टाइम के वक़्त से कि वो उन्होंने आप में डिस्क्रिमिनेट किया, आज भी आप खूबसूरती को गोरापना मानते हो? ये हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो सुपरस्टिशन है हमें उसे एक साइड हटाना है और जेनुइनली क्वेश्चन करके देखना है कि क्या ये लॉजिकल है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और इस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि हमें सोचना वाक़ई चाहिए कि यार जो ब्लाइंड फेथ है ना, हम रिस्पेक्ट हर रिलिजन की करेंगे, बात हर रिलिजन की मानेंगे, हम आर्ग्यू नहीं करेंगे बेमतलब, लेकिन हम सोचेंगे और जो सोचेंगे वो मानेंगे क्योंकि आपकी सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी सोच आगे की जाने वाली जनरेशंस में आएगी। आप लोग क्या बनेंगे? कोई प्रोफ़ेसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई फ़िलॉसफ़र बनेगा, कोई राइटर बनेगा। आपकी सोच बहुत इन्फ्लुएंस करेगी आगे वाली जनरेशन को, तो बेहतर है कि बेहतर सोचें। क्योंकि आप देखें, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। इंडिया में जो 6th सेंचुरी में चीज़ थी, कास्ट सिस्टम एवरीथिंग, वो कितनी उसके मतलब उसके अगेंस्ट चीज़ें हुई, फिर भी आप देखो आज भी हमारे यहाँ 20th सेंचुरी में काफ़ी कास्ट सिस्टम है और उसके लिए अब जो है वो बनाई गई हैं चीज़ें। तो ये सब नहीं होना सब इक्वल हैं। सब खत्म करें। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेशक बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, दलित्स एंड एवरीथिंग लेकिन क्या अब जनरल्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? कि दे हैव टू स्कोर 90% एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ जस्ट गेटिंग इट इन 40%। दे से कि हमारे साथ हुआ है, बेशक हुआ है, लेकिन क्या ये चीज़ इनके साथ भाई अब तो मतलब फिर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ऊँची जात वाला सफ़र कर रहा है फिर तो। देयर इज़ नो ऊँची-नीची जात एज़ सच आई एम टेलिंग यू। देयर इज़ नथिंग। एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ओके? अगर हम इन चीज़ों से बाहर आएँगे ना तो हमारी कंट्री ग्रो कर पाएगी इकोनॉमिकली भी। लिटरली आई एम टेलिंग यू। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल उसने जो है सोचना सिखाया और ह्यूमन सेंटर्ड एथिक दिए। ये इसका एक थोड़ा एक वो चीज़ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे कि भाई इनका कोट हमेशा याद रखना। एक संस्कृत में कोट है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, इंग्लिश में किया है। आप इंग्लिश वाला भी लिखेंगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बट एक संस्कृत में कोट है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि तुम खुश रहो, अगर तुम्हें घी भीख माँग के या फिर बोरो करके भी, उधार लेकर भी पीना पड़े, तुम घी पियो। एक संस्कृत में कोट है। ये अगर आप ढूँढे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे विथ एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपको